हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं है। हर साल यहाँ से कोई ना कोई बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन होते हैं। ऑलमोस्ट हमारा एवरी डॉक्टर निकलता है। चूंकि सर मैंने ये देखा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट डीपीएस जीपीएस ये सेक्रेट हार्ट या और भी स्कूल है जो टॉप के, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि लोगों के माइंड में है, ठीक है। लेकिन जब डलहौजी से चंबा की तरफ आते हैं तो उनको लगता है कि किस स्कूल में दाखिला लें, बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, एक वक्त था जब डलहौजी का नाम था, जब हम लोग नहीं थे, जब चंबा में कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने आके यहाँ कंपटीशन दिया, मंडी से आके चंबा में आया, बैठा। यहाँ एनुअल फंक्शन नहीं होते थे, कोई एनुअल फंक्शन नहीं होता था। मैंने स्टार्ट किया, अब सब करवाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई नहीं होती थी, मैंने स्टार्ट की, अब सब करवाते हैं। और उसके बाद फिर वो माइंड सबका चलना शुरू हो गया कि ये आदमी तीसरी जगह से आके ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें। तो अब सब करते हैं, अब सब होड़ में लगे हैं। अगर मैं 9 अक्टूबर करूँगा तो बोलेंगे यार स्टेट इवेंट वाला 9 अक्टूबर करेगा, हम इससे पहले कराएंगे। पहले दरबार हॉल में होता था तो वो दरबार हॉल को लेने के लिए होड़ लगी रहती थी, कौन जल्दी कराएगा। अब ये टाइम आ गया है ना। एक वक्त था जब होता ही नहीं था कुछ भी, तो सिस्टम चेंज हो चुका है। मतलब विशाल सतरावला जी ने एजुकेशन में जो नई शुरुआत की है चंबा में, उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल हो रही है, हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी भी हमें बहुत काम करना है। जो एक टैग लगा हुआ है इसको ख़त्म करना है, ताकि वहाँ लोग जब बाहर से आए या आना चाहें तो उनके ऊपर एक ये चीज़ ना रहे, स्टिग्मा जो चंबा के ऊपर लगा कि अच्छी एजुकेशन नहीं है। उनको ये लगे कि नहीं यार एजुकेशन है वहाँ, और कुछ करने के लिए नहीं है। तो हम उस चीज़ को सब मिलके ख़त्म करना चाहिए। पर आपके हिसाब से जो डलहौजी के जो बहुत बड़े स्कूल जो हैं उससे बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे आप? देखिए, इतिहास निकाल के देखो तो कुछ 100 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, कुछ 40 पुराने स्कूल हो गए हैं। हम तो 18 साल में यहाँ पहुँच गए। आज आप देखो, नीचे से देखो, कैंपस देखो, इतनी जल्दी नहीं बनाया होगा जितनी जल्दी मैंने बनाया। तो आज से 50 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे लगता है मैं तो यहाँ पूरा साम्राज्य मेरा होगा। हमने ये चर्चा सुनी है कि कुछ स्कूल जो हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हो या फिर कोई ऑफिसर है, उनके बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो कॉपीज होती हैं वो टीचर खुद ठीक करते हैं उनकी गलतियों को और नंबर दे देते हैं, सिर्फ उनको फीस से मतलब है। आपने सुना होगा। देखिए, नाम मैं किसी स्कूल को नहीं लूँगा, इतना मुझे ज़रूर पता है कि ऐसा होता है, कुछ स्कूलों में होता है। प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पर तड़क भड़क बहुत है, एजुकेशन पर ज़्यादा काम नहीं होता है। कभी ये फंक्शन, कभी इसके नाम पर पैसे दो, कभी उसके नाम पर पैसे दो, कभी ये कॉस्ट्यूम के लिए पैसा। तो आपको नहीं लगता है कि ये पैसा बेकार में लिया जाता है? फीस स्ट्रक्चर है वो समांतर नहीं है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो आपके हिसाब से ये क्या सही है कि फीस जो स्ट्रक्चर है उसका तो कुछ एक मापदंड है? इससे एक बहुत बड़ा इशू रहा है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि रोज़ की ये जो चहलकदमी होती है उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। एनुअल चार्जेस के नाम पर बहुत ज़्यादा वसूली होती है। आप फैसिलिटी देखो, आपका पैसा सही जगह यूज हो रहा है तो खुशी से दो। टीचर को इतना भी नहीं मिलता वो अपना खर्चा चला सकें। भेड़चाल ये भी है कि उनको सीबीएसई स्कूल चाहिए। सिर्फ क्रेज और क्रेज। हम क्या ऐसा चीज़ है जो हम नहीं दे रहे हैं? सब सिलेबस एनसीईआरटी है, सिलेबस तो एनसीईआरटी है ना, वो उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। बोर्ड चेंज है, सिलेबस क्या फर्क है? बोर्ड में क्या फर्क है? हमारे बोर्ड के क्या बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे, हमारे बच्चे क्या इंजीनियर नहीं बन रहे? आप देखो, गवर्नमेंट स्कूल के क्या बच्चे डॉक्टर नहीं बनते? वो कौन स्टेट बोर्ड से ही है ना, क्या बच्चे वो टॉपर नहीं निकलते? कई सालों का रिकॉर्ड खोलो, आप सीबीएसई का भी देख लो, गवर्नमेंट स्कूलों का भी देख लो, प्राइवेट स्कूल जो एफिलेटेड हैं हिमाचल बोर्ड से उनका भी देख लो। हम नंबर 1 पे ही रहेंगे, हम नंबर 2 पे नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं सूमी प्रकाश बुबेटा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रितेश परियार और आज हम सेंट स्टीफन स्कूल चंबा के नए कैंपस में हैं। नया कैंपस ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में बैठकर नया एहसास कर रहे हैं। बच्चे जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हम ऐसे कैंपस में पहुँचे हैं जहाँ पर खुले आसमान तले वो जो सपने देखते हैं वो उन सपनों को पूरा करने के लिए यहीं से अगर प्रयास करेंगे तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे।
सेंट स्टीफन स्कूल चंबा के प्रशासनिक अधिकारी हैं विशाल सतरावला जी। उनसे हम जानेंगे कि नया कैंपस उन्होंने क्या सोच के बनाया है, क्योंकि हर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सीमित है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर इतना बड़ा कैंपस बनाया है, क्या वो पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और पेरेंट्स काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि अपने बच्चों की उपलब्धि को देखकर। फिर भी हम सोचेंगे कि उन उपलब्धियों को ज़्यादा निखारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मंजिल तक पहुँच पाएँ, तो उनके लिए तावला जी क्या कुछ कर रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपने नया कैंपस तैयार किया है सर, प्रकृति की गोद में है, नेचर से काफ़ी प्यार है, इसीलिए आपने किया। बिल्कुल, आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी होगी तो आपको कुछ रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे ज़िंदगी में। और मेरा ही एक ऐसा स्कूल था जिसने डीएवी के बाद एक रिस्क लिया शहर से बाहर निकलने का। वो एक संस्था का स्कूल है, बहुत पुरानी संस्था है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, तो वो किसी भी कोने में चले जाते तो शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक इंडिविजुअल स्कूल हूँ, एक मेरी सोसाइटी मंडी से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और मैंने तीसरी जगह आके अपना स्कूल स्टार्ट किया। और फिर जब स्टार्ट किया उसके बाद मुझे 10-12 साल के बाद ही बाहर निकलना का डिसीज़न लिया, तो मेरे लिए बहुत टफ था, बट मैंने फिर भी इनिशिएट किया। अब मेरे को देख के और भी इनिशिएट कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं, और जो अल्टीमेटली बच्चों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस अगर सारे स्कूल बना लेंगे तो कितना अच्छा होगा कि सब बच्चों को प्लेइंग फैसिलिटी भी मिलेगी और अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। चूँकि आपने जिक्र किया है कि मंडी से शुरुआत करी थी आपने, ठीक है। मंडी एक अच्छा नाम है और सियासत के तौर पर भी और एजुकेशन बेस भी, लेकिन चंबा एक ऐसा नाम है जिस पर पिछड़ेपन का टैग है। हालांकि हम नहीं मानते कि चंबा पिछड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन पिछड़ेपन का टैग दिया गया है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जाना जाता है, इसके बावजूद आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। देखिए, एक वक्त था जब मेरी मदर का टाइम था, क्योंकि मेरी माँ यहाँ से है, वो वक्त था जब यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी, न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता था, लोगों को जो रोड्स थे वो टफ थे, और यातायात के साधन नहीं होते थे। बट आज वो चंबा थोड़ी है। आज यहाँ हर बच्चा एजुकेटेड है, हर बच्चा। आप हर घर में देखिए, हर घर में डॉक्टर इंजीनियर निकलेगा। जो हमने कभी हमारे मंडी में होता था, हम सुनते हैं हर मंडी बहुत एडवांस रहा है शुरू से ही, हमारी एजुकेशन वहीं उसी एडवांसमेंट में हुई है। तो वहाँ हमने भी यही चंबा के लिए सुना, अपनी माँ के मुंह से भी यही सुना कि बैकवर्ड एरिया है, दिस एंड दैट। बट मैंने 2004 में यहाँ कदम रखा था, तब तक भी यहाँ बहुत हालात ख़राब थे, क्योंकि बच्चे बाहर जाना नहीं पसंद करते थे, लड़कियों को बाहर भेजना नहीं पसंद करते थे पेरेंट्स, कि नहीं भेजना, बहुत लिमिटेड होते थे। जो आपके बिजनेस कम्युनिटी है, इनके बच्चे मोस्टली बाहर होते थे। अदरवाइज जो लोकल लोग होते थे, गांव के लोग, वो बाहर लड़की बाहर भेजनी, कि लड़की बाहर भेजनी है ना, तो उस तरह का यहाँ टैग था। और वही मेरे ख्याल से बैकवर्डनेस का एक टैग लगा हुआ था उन्हीं कारण से। बट आज गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, शहर से बेहतर गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बच्चा, आप देखना, हर घर में बच्चा आपको मिलेगा। कोई बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी में है, कोई हिमाचल यूनिवर्सिटी में है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और कई बच्चे हर फील्ड में हैं। तो वो बैकवर्डनेस का टैग अब चंबा को लगाना बिल्कुल मूर्खता है। हमारा चंबा बहुत एडवांस हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में, बट अगर हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो हम और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला है, वहाँ पर डॉक्टर आए हैं, वो परेशान इसीलिए रहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन उनके बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो चंबा में नहीं आना चाहते हैं। अगर कोई आते हैं तो उसके बाद वो जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए चंबा बेहतर नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के दिन में कोई एजुकेशन के लिए बोलता है तो वो सिर्फ बहाने मार रहा है। आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले बोलते तो मैं उनके साथ सहमत होता। सिर्फ और सिर्फ चंबा में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ शाम को स्कूल के बाद बच्चे के लिए पास करने के लिए कुछ भी नहीं। इवन आप बाहर से ये लोग, जो भी लोग आते हैं, डॉक्टर आए या कोई भी मंडी से आ जा गया
सुंदरनगर से आ गया, कांगड़ा से आ गया, वहाँ ओपनिंग बहुत है। वहाँ करने के लिए, शाम बिताने के लिए कोई गेम्स की फैसिलिटी है, कोई और ओपनिंग है, आप कहीं को भी निकल जाओ, घूमने निकल जाओ। चंबा एक डेड एंड है। और शाम आप भी नोटिस करेंगे कि शाम को अगर बच्चे को कहीं भेजना हो स्पोर्ट्स के लिए, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने किसी भी मीडिया से या मीडियम से, कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अब एक डॉक्टर बाहर से आ रहा है, वो अपने एक छोटे बच्चे के साथ आ रहा है, वो 12-1 बजे तक बच्चा उसका बिजी है। शाम को वो सोचता है कि मैं बच्चे को कहाँ दूँ फैसिलिटी। कोई स्पोर्ट्स का छोटे बच्चों के लिए कोई एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स मिले। अब आप बड़े शहरों में चले जाओ तो बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं। कोई योगा क्लासेस हैं, कोई आपको आप देख लीजिए कुछ स्पोर्ट्स कॉर्नर हैं जहाँ बच्चे जाके खूब खेलते हैं, कूदते हैं। टेनिस कोर्ट हैं, बैडमिंटन के हैं, जिम है, बड़ा कुछ है। पर चंबा में आके वो एक डेड एंड है। बच्चे को एक थिएटर तक नहीं है यहाँ। मूवी देखनी हो आपके पास है ही नहीं तो बड़े शहरों में वीकेंड्स होते हैं, लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए होता है। चंबा में इस चीज़ के ऊपर कोई ना सोच रहा है ना काम कर रहा है, तो नेचुरली वो उनको लगता है कि यार यहाँ कहाँ फंस गए हम चंबा आके, हमारे यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं मिल रहा। हम अब यहाँ कोई गेट टुगेदर का कोई सिस्टम नहीं है, फैमिलीज़ के लिए आपस में एक ओपननेस होती है वो नहीं है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ लोग स्टे नहीं करते लॉन्गर टाइम के लिए। वो उनके दिमाग में यही होता है चंबा, और चंबा एक ऐसा टैग लग चुका है कि यार बैकवर्ड एरिया है, डेड एंड है, यार कौन यहाँ से भागो। तो उनको जब भी ऑप्शन मिलता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और कोई रीज़न नहीं। अच्छा, एजुकेशन के हिसाब से आप हालात सुधरे हैं, मानते हैं? मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप देखिए, आप तो रोज़ कहीं ना कहीं घूमते होंगे, आपको सब स्कूलों के बारे में पता है। सिर्फ स्कूल, दुकानें नहीं। 2-3 स्कूल अच्छे स्कूल हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है एजुकेशन की फील्ड में भी और बच्चों के मामले में भी। आप +1 +2 में देख लो, डीएवी हमारा और गवर्नमेंट स्कूल जिनमें +1 +2 चल रहा है, आप देखो मैक्सिमम बच्चे निकल रहे हैं उनके। हर साल कोई ना कोई टॉपर निकलता है बोर्ड में। हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं हैं, मंडी से पीछे नहीं है। हर साल यहाँ से कोई ना कोई बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन होते हैं। ऑलमोस्ट हमारा एवरी ईयर एक आधा बच्चा डॉक्टर निकलता है मेरे स्कूल से भी। मतलब आपके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली आ रहे हैं। मैंने ये देखा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट डीपीएस, जीपीएस, ये सेक्रेट हार्ट या और भी स्कूल है जो टॉप के, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि लोगों के माइंड में है, ठीक है। लेकिन जब डलहौजी से चंबा की तरफ आते हैं तो उनको लगता है कि किस स्कूल में दाखिला लें, बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? देखिए, एक वक्त था जब डलहौजी का नाम था, जब हम लोग नहीं थे, जब चंबा में कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने आके यहाँ कंपटीशन दिया, मंडी से आके चंबा में आया, बैठा। यहाँ एनुअल फंक्शन नहीं होते थे, कोई एनुअल फंक्शन नहीं होता था। मैंने स्टार्ट किया, अब सब करवाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई नहीं होती थी, मैंने स्टार्ट की, अब सब करवाते हैं। और उसके बाद फिर वो माइंड सबका चलना शुरू हो गया कि ये आदमी तीसरी जगह से आके ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें। तो अब सब करते हैं, अब सब होड़ में लगे हैं। अगर मैं 9 अक्टूबर करूँगा तो बोलेंगे यार स्टेट इवेंट वाला 9 अक्टूबर करेगा, हम इससे पहले कराएंगे। पहले दरबार हॉल में होता था तो वो दरबार हॉल को लेने के लिए होड़ लगी रहती थी, कौन जल्दी कराएगा। अब ये टाइम आ गया है ना। एक वक्त था जब होता ही नहीं था कुछ भी, तो सिस्टम चेंज हो चुका है। मतलब विशाल सरावला जी ने एजुकेशन में जो नई शुरुआत की है चंबा में, उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल हो रही है, हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी भी हमें बहुत काम करना है। जो एक टैग लगा हुआ है इसको ख़त्म करना है, ताकि वहाँ लोग जब बाहर से आए या आना चाहें तो उनके ऊपर एक ये चीज़ ना रहे, स्टिग्मा जो चंबा के ऊपर लगा कि अच्छी एजुकेशन नहीं है। उनको ये लगे कि नहीं यार एजुकेशन है वहाँ और कुछ करने के लिए नहीं है। तो हम उस चीज़ को सब मिलके ख़त्म करना चाहिए। पर आपके हिसाब से जो डलहौजी के जो मान्य स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल जो हैं, उससे बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे आप? देखिए, आप उनका इतिहास निकाल के देखो तो कुछ 100 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, कोई 40 पुराने स्कूल हो गए हैं।
हम तो 18 साल में यहाँ पहुँच गए। आज आप देखो, नीचे से देखो, कैंपस देखो, किसी ने इतनी जल्दी नहीं बनाया होगा जितनी जल्दी मैंने बनाया। तो आज से 50 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे लगता है मैं तो यहाँ पूरा साम्राज्य मेरा होगा, मेरे स्कूल का साम्राज्य होगा। हमारे फ्यूचर प्लान में जो हॉस्टल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, हम हॉस्टल भी शुरू कर सकते हैं। बट मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है सदा से, कि एक बच्चे को अच्छी प्लेइंग फैसिलिटी देनी है विद कोचेस। आपके हिसाब से आप जो सेंट स्टीवन स्कूल जो कैंपस है आपका, इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाने वाले हैं? करवाने वाले भी हैं और करवा भी रहे हैं। बट अभी क्योंकि हमारा स्कूल डेवलपिंग स्टेज पे है, कुछ हमारे प्लेइंग हमने सिस्टम बनाए हैं, जैसे वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं बच्चों के लिए, और टेबल टेनिस की फैसिलिटीज़ हैं, और इंडोर जो भी हो सकेगा हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। पर हम आउटडोर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि बास्केटबॉल हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम चाह रहे हैं कि अगले 2 साल में हम ये बच्चों को प्रोवाइड करें। हमने सर ये भी सुना है, आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये चर्चा सुनी है कि कुछ स्कूल जो हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हो या फिर कोई ऑफिसर है, उनके बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो कॉपीज होती हैं वो टीचर खुद ठीक करते हैं उनकी गलतियों को, और नंबर दे देते हैं, सिर्फ उनको फीस से मतलब है। ईमानदारी से कहें कि ऐसा होता है कि नहीं, आपने सुना हो? देखिए, ना मैं किसी स्कूल को नहीं लूँगा, इतना मुझे ज़रूर पता है कि ऐसा होता है, कुछ स्कूलों में होता है। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा जा रहा है, हो सकता है वहाँ होता हो, बट मेरे नॉलेज में यहाँ अगर कोई ऐसा नुकसान होता है तो वो इंडिविजुअल मेरे को होता है, मेरी संस्था को नहीं होता है ना। तो मैं तो कभी भी ऐसा इवेंट अपने स्कूल में होना नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्टिग्मा है एक स्कूल के खिलाफ, और जो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा अगर हुआ होता है तो वो बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। अब एक कमरे में आपके 70 बच्चा बैठा है, 50 बच्चा बैठा है या 40 बच्चा बैठा है, उसमें से आप अच्छे बच्चों को उठाकर आप ऐसे बच्चों को प्रमोट कर दें जो जिनका इन्फ्लुएंस है टाउन में, उनके बच्चों को, तो वो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो आपने सदा के लिए ख़त्म कर दिया। मतलब ऐसा अगर होता है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, और नहीं होना चाहिए। बट एक साथ मैं एक वर्ड और बोलूँगा कि ऐसे पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों का साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो लोग आपके पास इस बात को पहुंचा सकते हैं तो वो अपने बच्चे को उस संस्था में क्यों पढ़ा रहे हैं? तब तो आप अपने बच्चे को खत्म कर रहे हैं। वो क्यों करना है? आप वहाँ खुश भी नहीं हैं, आप वहाँ के सिस्टम से आप नाराज भी हैं, और आप पढ़ा भी वही रहे हैं। किस लिए? तो वो पेरेंट्स को पूछना चाहिए, फिर निकालते क्यों नहीं? डालो ना हमारे जैसे स्कूलों के पास। हम किस लिए बैठे हैं? हमारे अगर संस्था में हो ऐसी चीज़, हम बैठे हैं उसके लिए, जिम्मेवारी के लिए। अच्छा, चूंकि मैंने एक बात एक भी देखी है सर, वहाँ पर मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पर तड़क भड़क बहुत है, एजुकेशन पर ज़्यादा काम नहीं होता है। कभी ये फंक्शन, कभी इसके नाम पर पैसे दो, कभी उसके नाम पर पैसे दो, कभी ये कॉस्ट्यूम के लिए पैसा। तो आपको नहीं लगता है कि ये पैसा बेकार में लिया जाता है? देखिए, आते किसने डाली? पेरेंट्स ने। पेरेंट्स क्या मांग रहा है आज की डेट में? मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं, नर्सरी क्लास में एडमिशन है, स्कूल देखना जी। क्या देखना जी? आपने खेलने को लिए क्या दिया? उनको ये नहीं मतलब है कि बच्चे को आप पढ़ा कैसे रहे हो। दे वांट कि बच्चे को खेलने को क्या दिया है। मैं स्कूटर दे दूं, मैं वो लगा दूं, स्लाइड लगा दूं छोटी कमरे में, मैं उनको एक मंजा सोने के लिए दे दूं, मैं बॉल दे दूं, तो मैं बेहतर हूं? मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इसका को अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल हूँ, मैं स्कूल चलाना पसंद करता हूँ और वो ही चलाऊँगा। मुझे कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रहा। हम पढ़ाने के लिए हैं। आज कौन पेरेंट ऐसा है जो अपने बच्चे को घर में सही फैसिलिटी नहीं दे रहा? वो साइकिल भी दे रहा है, वो सीसॉ भी दे रहा है, वो स्लाइड भी दे रहा है, वो बॉल भी दे रहा है, तो स्कूल में क्यों? आप एक प्लेइंग स्पेस नहीं दे रहे हो, आप स्कूल चला रहे हो। तो पेरेंट्स ही इस चीज को ढूंढते हैं, तो स्कूल उसके पीछे भाग रहे हैं। वो बेचारा हर स्कूल 50-50 1-1 लाख रुपए हर साल लगा रहा है कि हमने ये पेरेंट्स को खुश करना, वो आते ही ये ढूंढते हैं।
पर वो आपके हिसाब से जो कुछ स्कूल जो है पेरेंट्स को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एजुकेशन पर ध्यान देना यस, अब बेसिक क्लास है नर्सरी केजी फर्स्ट, उसके बेस क्लास है सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद है अगली क्लास फिफ्थ सिक्स, उसके बाद सेवन्थ एट, ऐसे बेस हर एक स्लॉट बना हुआ है बेसिक एजुकेशन का। तो आपका अगर बेसिक खराब हो गया, अब इस साल 2 साल बच्चे घरों में रहे, बहुत से बच्चे घरों में रहे, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में प्लान कर लिया, किसी ने कुछ किया, अब क्या कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, डायरेक्ट उन बच्चों को अगली क्लासों में 2-2 साल गैप के बाद भी अगली क्लासों में ले रहे हैं। अब कौन अपने बच्चे का बेड़ा बेड़ा गर्क कर रहा है, कौन फ्यूचर खराब कर रहा है? स्कूल नहीं कर रहा, पेरेंट कर रहा है। आज उनको नहीं समझ आ रही है, पर एक टाइम आएगा उनको लगेगा हमने बेस खराब कर दिया। मेरे पास भी आते हैं पेरेंट्स कि जी जंप दे दो, मैं तो नहीं देता, क्यों दूं? अभी भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, बच्चे हम बोल रहे टेस्ट दे दो, क्लियर करेगा हम ले लेंगे, हम मना ही नहीं करते। बट अगर उसको बच्चे को आता ही नहीं होगा, मैं क्यों लूंगा? तो फिर ठीक है, जहां डालना है। तो वो कॉम्प्रोमाइज करना स्कूल के हाथ में कर रहे हैं, स्कूल अब बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके हिसाब से बच्चों के फ्यूचर के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ना तो पेरेंट्स को करना चाहिए। मेरा पैदा किया बच्चा है, पर मुझे कोई हक नहीं है मैं उसका फ्यूचर खराब करूं। मैं स्कूल चलाता हूं, मुझे कोई हक नहीं है किसी बच्चे का कैरियर खराब करूं या फ्यूचर खराब करूं। पेरेंट्स मेरी बात मानते हैं, वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं, दे आर वेलकम। अच्छा सर, कुछ एक मैंने ये भी सुना है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो समांतर नहीं है, कोई कुछ लेता है कोई कुछ लेता है, तो आपके हिसाब से ये क्या सही है कि जो फीस जो स्ट्रक्चर है उसका तो कुछ एक मापदंड हो? देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, फीस एक बहुत बड़ा इशू रहा है ऑल ओवर इंडिया। या तो ऑल ओवर इंडिया एक फिक्स रेट कर दे, गवर्नमेंट करे ना। अब वो करती है, मान लो हिमाचल गवर्नमेंट ही कर देती है फिक्स, तो वो शिमला का जो फीस स्ट्रक्चर है उसका तो यहाँ 10% भी नहीं है, तो उससे फ़ायदा हमारे को होगा। अब वो सेट होगा ना क्राइटेरिया, तो वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, तो हम तो बोलते करें। मैं तो एक दिन भी नहीं डिनाई करता, करो। और ऑल ओवर इंडिया एक ही होना चाहिए, नहीं होता हिमाचल में तो हो, तो हम तो वेलकम करते हैं। पर अलग अलग अब क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर में तो काम करना है ना। मतलब सरकार तो आपके हिसाब से जो है जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो नहीं फिक्स होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं फिक्स की मैं तो बोल रहा हूँ फिक्स होना चाहिए। करे ना गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर रही है, करे। वो हमारा हित ही होगा उसमें, जो हम कम फीस लेने वाले स्कूल हैं उनके हित में है। वो फैसिलिटी के ऊपर दे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, फैसिलिटी के देखो, पेरेंट्स के उस हिसाब से करें। पर मैं तो बोलता हूँ कि रोज़ की ये जो चहलकदमी होती है उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। एनुअल चार्जेस के नाम पर बहुत ज़्यादा वसूली होती है सर। हाँ, देखिए मैं लेता हूँ मान लीजिए 4,000 रुपये या 5,000 रुपये एनुअल चार्जेस, ठीक है। आप एक पेरेंट है, मैं जब तक शहर में था तब आपको भी चुनते होंगे, मान लीजिए, है ना। अब मैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपको यहाँ पैसे देने में कभी गुरेज नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे का पैसा और मेरा पैसा दिया सही जगह लग रहा है, तो कोई पेरेंट नहीं बोलेगा। मतलब आपके हिसाब से जो अपनी बिल्डिंग है स्कूल की तो एनुअल चार्जेस देने चाहिए, अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है तो एनुअल चार्जेस वो भी अलग बात है, आप फैसिलिटी देखो, आपका पैसा सही जगह यूज हो रहा है तो खुशी से दो। अगर कोई उसको लाख रुपए की गाड़ी पे 10 लाख की गाड़ी खड़ी कर दूं मैं नीचे लाके, है ना, बड़ा मतलब मैं अपने ऊपर पैसा लगा लूं, पंप एंड शो करूं, आपको लगेगा नहीं कि यार ये मेरा पैसा है, ये बंदा कहाँ यूज कर रहा है? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, वो हर आदमी को लगेगा। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आपका अगर पैसा आ रहा दे रहे हैं आप अगर, तो वो प्रॉपर स्कूल की ग्रोथ में भी लगे। ठीक है, मैंने भी कमाना है, मैं सैलरीड हूँ यहाँ स्कूल में, हम सब सैलरी में है, कोई प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते हैं। जो जाता है बैंक में जाएगा, बैंक से आएगा, सैलरी आएगी, किस्तें जाएंगी, सब कुछ फिक्स है। आपने सैलरी का जिक्र किया सर, टीचर को इतना भी नहीं मिलता कि जिससे वो अपना खर्चा चला सकें। सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपये सैलरी मिलती है टीचरों को, ऐसा सुना है हमने कि आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना है। तो क्या ये जायज़ है? उनके साथ इंसाफ नहीं है? उनके एजुकेशन के साथ वादा हो जाता है? मेरे को एक चीज़ बताओ,
एक स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ जब फीस के लिए करेगा वो क्या देगा? 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जो मर्जी दे दो, एडमिशन नहीं ले लो। अब कई स्कूल इस साल ऐसे भी हैं, नहीं जी एडमिशन फी नहीं, फ्री बच्चे ले आओ, आप ले आओ जी, ले आओ। क्या चलाएंगे वो कर्जे में डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? और 1000 रुपये की टीचर रखी है, क्या क्वालिफाइड मिलेगी? या 1500 रुपये, 2000 क्वालिफाइड मिलेगी? वो मजबूरी में वहाँ काम करेगा जो भी करेगा बच्चा, है ना, कि उसके पास चलो कुछ नहीं है, तो माँ बाप को भी लगता है चल यार फ्री बैठी है। अब गाँव में स्कूल है, वहाँ यही चल रहा है, सब दुकानें हैं और माँ बाप उन दुकानों को चूज कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? माँ बाप की। तो क्यों नहीं डालते प्रॉपर स्कूलों में? हमारे जैसे स्कूलों में डालो, क्यों नहीं डालते? तो क्वालिफाइड है आपका स्टाफ जो आप कह रहे हैं दावे के साथ? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। आज की डेट में आप अनक्वालिफाइड रख ही नहीं सकते, जब मान्यता लेनी तो आपको रखना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इन मामलों में तो स्ट्रिक्ट है ना, पर जो जिनके पास मान्यता नहीं है वो तो कुछ भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो बिना मान्यता का भी चलते हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा कि भेड़चाल ये भी है कि उनको सीबीएसई स्कूल चाहिए। तो आप, चूंकि ये कंपटीशन चल रहा है, तो सीबीएसई नहीं है तो उनको लगता है कुछ नहीं है, बहुत सारे स्कूल है तो उनको लगता है कि सीबीएसई स्कूल में आपको अपने बच्चों को दाखिल करवाना। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक मीडिया में हैं, एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, माइक उठाना, कैमरा उठाना, पूरे चंबा टाउन का सर्वे करना, इंडिविजुअल बंदे को, और उनको पूछना जिनके बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं कि आपने सीबीएसई में क्यों डाला है। मैं मान जाऊंगा अगर 10% भी आपको सही आंसर दे देंगे। गांव के लोग सीबीएसई पता है नहीं होता क्या है सीबीएसई, सिर्फ क्रेज क्रेज और क्रेज। हम क्या ऐसा चीज़ है जो हम नहीं दे रहे हैं? सब सिलेबस एनसीईआरटी है। अब मैं कोई प्राइवेट किताब लगाता हूँ, मान लो एबीसी क्लास में, सिलेबस तो एनसीईआरटी है ना, वो उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। बोर्ड चेंज है, सिलेबस क्या फर्क है? बोर्ड में क्या फर्क है? हमारे बोर्ड के क्या बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे? हमारे बच्चे क्या इंजीनियर नहीं बन रहे? आप देखो गवर्नमेंट स्कूल के क्या बच्चे डॉक्टर नहीं बनते? वो कौन स्टेट बोर्ड से ही है ना? क्या बच्चे वो टॉपर नहीं निकलते? वो निकल रहे हैं ना। आप कंपटीशन निकालो, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड खोलो, आप सीबीएसई का भी देख लो, गवर्नमेंट स्कूलों का भी देख लो, प्राइवेट स्कूल जो एफिलेटेड हैं हिमाचल बोर्ड से उनका भी देख लो। हम नंबर 1 पे ही रहेंगे, हम नंबर 2 पे नहीं होंगे। मतलब आपके हिसाब से हिमाचल बोर्ड बेहतर है? बिल्कुल, क्या बुराई है? सब कुछ अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है आपके सिस्टम के ऊपर, स्कूल में आपके बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है और घर में आप उस बच्चे को कैसे डेवलप कर रहे हैं। आप छोटे होते से ही बच्चे की रीडिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट, लर्निंग हैबिट्स को बना के रखेंगे, आपका बच्चा कभी ज़िंदगी में फेल नहीं करेगा। सेकेंडली, घर से बाहर की आदत बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बस जितना बच्चा आपका घर में रहेगा उतना सेफ है, उतना वो बच्चा आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि आप पेरेंट्स भी हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स क्या सिखाएं ताकि वो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सकें? मैंने बताया ना कि जितना बच्चा आपके पास है उतना सेफ है। आप रोज़ मीडिया में आप देखते होंगे कई कार गिर गई, कई बाइक एक्सीडेंट करके गया, जवान बच्चे पिछले 1 साल में कितने डेथ हो चुकी है, कभी बालू पुल के पास, कभी कहीं, अभी आप देखो जुमार में गाड़ी गिरी, जवान बच्चे, इतने जवान बच्चे इस शहर में डेथ हो रही है, माँ बाप फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। माँ बाप से पूछो तो आगे से जवाब दे दिया हमारे को तो पता नहीं, गाड़ी की चाबी ले गए हमारे को पता नहीं, बच्चे सारा दिन घर में नहीं है हमें पता नहीं। किसकी गलती है? माँ बाप की, उनके पास वक्त ही नहीं है। तो क्यों नहीं दे रहे आप अपने बच्चों को टाइम? ऐसी सिचुएशन आने क्यों दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे जगह पे खड़े हैं? तो बच्चों को वक्त दो, बच्चों को सही टाइम दो, बच्चे को सही रास्ता दिखाओ। मतलब आपके हिसाब से अगर पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान देंगे, अगर उनको वक्त देंगे, तो इस तरह से हादसे भी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपके कंट्रोल में जब बच्चा है, आपने बच्चे ने घूमने ही जाना है, चल बेटा चल, हम चलते हैं साथ। अब हम तो ऐसा ही करते हैं, मेरी बेटी या बेटे को अगर बोलते हैं अगर घूमने के लिए, तो हम गाड़ी की चाबी निकालते हैं और जाके घूम के आ जाते हैं।
हम तो नहीं बोलते कि बेटा मेरे बेटे के गाड़ी आती है चलानी, बेटी को भी आती है, हम तो नहीं बोलते कि ले बेटा चाबी ले और जा घुमा। तो वो तो अभी जवान है, उनको माइंड अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं। फिर दूसरा, इस शहर में नशे की बहुत बुरा हाल है। आप तो रोज़ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी नशे की चपेट पे हैं, जहाँ आपको बहुत काम करना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए कि ऐसी जगहों को सामने लाएं जहाँ नशा बिकता है या नशा आता है। और स्कूलों में अगर ऐसा होता है तो वो सबसे वर्स्ट पार्ट है हमारे। ऐसे स्कूलों को तो आग लगा देनी चाहिए जहाँ पर नशा एंटर कर गया हो। मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अब इसीलिए मैं अपने प्रिंसिपल से 1 मिनट के लिए भी स्कूल आवर्स में कहीं नहीं जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए भी। मैं अपने रिश्ते नाते सब छोड़ देता हूँ, वो उसके लिए मिसेस को छोड़ा हुआ है कि जहाँ जाना है अपने आप जाओ। बट बच्चों के बीच में जब आप स्कूल आवर्स में हैं, आपका एक डर रहना चाहिए कि आप स्कूल में बैठे हैं, वो डर ही काफ़ी है। अच्छा, चूंकि सर मैंने ये भी देखा कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल ही भेजते हैं, उसके बाद ट्यूशन भेज देते हैं। तो क्या ट्यूशन सही है क्या? देखिए वही आ गया ना, वक्त नहीं है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, 6 बजे 7 बजे वो दफ्तर से घर आएंगे। वो क्या करते हैं, उनको पता होता है 3 बजे बच्चा घर आ जाएगा, उसके बाद 3 से लेके 7 बजे तक 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। वो क्या करेगा, वो बोलते हैं बेटा जा ट्यूशन। अब वहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा किसका स्पॉइल हो रहा है? माँ बाप का। तो ये जो पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में दादा दादी चाचा चाची सब होते थे, तो बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, माँ बाप 2 बच्चे या 1 बच्चा, दैट्स इट। तो बच्चे को अपना समय, अपने पास समय ना होने के का हम ट्यूशन भेज रहे हैं, और ट्यूशन जाके बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो ना स्कूल का पढ़ रहा ना वो। अब 7 बजे बच्चा घर आएगा, वो कहाँ पढ़ेगा? वो अगले दिन स्कूल में फिर ब्लैंक, ना ट्यूशन में ना स्कूल में, बच्चा ब्लैंक। तो मेरी तरफ से तो जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा सर, टाइम चौक चंबा के दर्शकों को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं तो क्या देंगे सर? मेरा सदा से एक ही मैसेज होता है कि बच्चों के ऊपर पूरा वक्त दें, बच्चों को शाम को ट्यूशन्स में ना धकेलें, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भेजें। मैं तो यही बोलता हूँ, जहाँ ट्यूशन 2 घंटे की होती है उसको ग्राउंड में भेजो, वहाँ कोचेज़ होंगे, कोचेज़ आपको टाइम देंगे, खिलाएंगे। बच्चा कुछ काम, तो जिम अच्छा है, उससे तो जिम अच्छा है, ट्यूशन से तो जिम भेजना अच्छा है। वहाँ जाके बच्चा कुछ अपने शरीर के ऊपर काम कर रहा है ना, और जब जिम करता है बच्चा तो नशे की तरफ भी नहीं जाता है। आप देखना यहाँ बच्चे कितनी अच्छी अच्छी बॉडी वाले भी बच्चे हैं, कितना अच्छा वर्कआउट करते हैं। तो ट्यूशन से बेहतर तो 1 घंटा जिम में भेजना अच्छा है। तो बच्चों के ऊपर वक्त दें, बच्चों को बहुत सारा टाइम दें, और पढ़ाई के ऊपर, और अच्छे तरीके से सोच समझ के स्कूलों के ऊपर अपना गेम खेलें। क्योंकि आपको ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है कि किसी भी जगह डालने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विशाल सतरावला जी, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से एजुकेशन से संबंधित बातें रखी हैं। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।